सो हे एवरीवन, दिस इज मी कोमल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोमल एंड फैमिली ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से आ गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। अभी डेली ब्लॉगिंग कर रही हूँ, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, व्यूज भी आ रहे हैं, अच्छे खासे लाइक कमेंट्स भी आ रहे हैं। तो मतलब मजा आ रहा है बनाने में भी। जब भी व्यूज आते हैं ना ब्लॉग्स में तो बनाने में भी मजा आता है, व्यूज नहीं आते ना तो बनाने में भी मजा नहीं आता कि चलो छोड़ो यार, व्यूज तो आ नहीं रहा तो किस लिए बनाना। अभी व्यूज आ रहा है तो मुझे बनाने में भी बहुत मजा आ रहा है ब्लॉग्स। तो शुरुआत करते हैं। कई लोगों का कहना है कि पैसों के लिए यूट्यूब पर आई है। हाँ बहन, पैसों के लिए ही आई हूँ, क्यों ना आऊं? तुम भी पैसों के लिए ही बैठे हो यूट्यूब पर। सब पैसों के लिए बैठे हैं यूट्यूब पर, सब वीडियो बना रहे हैं, पैसों के लिए बना रहे हैं, कोई फ्री में नहीं बना रहा है। तुम भी आई हो यूट्यूब पर, पैसों के लिए ही आई हो, ठीक है। तुम्हारे भी मतलब अगर चैनल पे व्यूज आ रहे हैं तो सिर्फ उटपटांग हरकतों से ही आ रहे हैं, ऐवे ही नहीं आ रहे हैं। तो हम क्यों पीछे रहे, हम भी करेंगे। और फिर रही बात ये सचिन मनीषा और ये नेहा। अब ये सचिन मनीषा मतलब सचिन के साथ मनीषा का नाम कम, नेहा का नाम ज्यादा आ रहा है सर्च करने में। सचिन नेहा का ये, सचिन नेहा का ये। भाई यार बंद करो, कब बंद करोगे तुम लोग इस टॉपिक को? कितनी गंद मचा दी है यार, भाई बहन का रिश्ता तार तार कर दिया तुम दोनों ने। एक लड़की का घर बर्बाद कर दिया यार नेहा दीदी। मतलब यार क्या आपको इतना मतलब अच्छा समझते थे? मैं पता है मेरी जब पोस्टिंग आई थी ना मेरे हस्बैंड की भोपाल में, तो मैं ये सोची थी कि मैं किसी से मिलूं ना मिलूं लेकिन एक बार नेहा दीदी से जरूर मिलूंगी। थू है यार मेरे उस सोचने पर भी कि मैंने कैसे सोच लिया इस लेडी के बारे में। कभी ना मिलूं ऐसे लोगों से, तो मैं कभी नहीं। छी छी छी, बहुत गंदा। मतलब उन लोग उसके बारे में सोच के गंदी सी फीलिंग आ रही है अंदर से कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। तुम राखी बांध रहे हो, राखी बांधते हुए तुमने ऐसे करके हाथ पकड़े हुए हैं, एक तरफ नीतू दीदी के हस्बैंड का, एक तरफ सचिन भैया का। और छी, मतलब इतनी गंदी सोच यार। एक बेटी की माँ हो, कम से कम इतना तो सोच लेती कि आगे जाके अगर ये सब सामने आएगा तो मेरी बेटी की क्या रेपुटेशन रह जाएगी। भले वो छोटी है लेकिन आजकल पेरेंट्स इतने वो हैं कि अब तुम्हारी बेटी के पास नहीं अपने बच्चों को आने देंगे कि उसकी माँ ऐसी है। भले तुम्हारी बेटी की कोई गलती नहीं है इसमें, लेकिन यार थोड़ा तो सोचना चाहिए था। चलो अपनी फैमिली के बारे में नहीं, अपने मरे हुए पति के बारे में सोच लेती यार थोड़ा सा। उनका नाम, तुम उसके साथ रिलेशनशिप में हो, ठीक है, और तुम अपने मरे हुए पति का नाम ले लेके व्यूज बटोर रही हो, रो रही हो, घड़ियाली आंसू बहा रही हो। और आशीष जी भाई, आशीष जी भी ऊपर से सोच रहे होंगे कि अच्छा ना मैं पहले आ गया ऊपर। मतलब अगर वो जिंदा होते और उनके सामने मतलब उनके रहते ये सब कुछ होता तो सोचो उनकी क्या इज्जत रह जाती। उनके घर वाले भी सोच रहे होंगे शुक्र है हमारे घर से पीछा छूटा इसका। तो यार मतलब वो तो सचिन तो वो तो है ही एक नंबर का, उसकी तो बात ही छोड़ दो। वो शकल से ही एकदम घटिया इंसान लगता है। बेचारी मनीषा की जिंदगी बर्बाद हुई है सबसे ज्यादा। चाहकर भी वो ये सब कभी भूल नहीं पाएगी। और फिर ये मतलब ये टॉक विद अलका, टॉक विद सोनम और ये सब पता नहीं कौन कौन से चैनल है, ये सब लोग और उसको वो कर रहे हैं। भाई नेहा की शादी टूटनी थी, इतनी बड़ी बात जानने के बाद कोई अच्छे घर का लड़का ऐसी औरतों से शादी नहीं करेगा। उसकी भी आगे जाके दो बहनें हैं, उनकी भी शादी होनी है, ठीक है। कोई नहीं शादी कर लेता। अगर वो करने को रेडी भी होता ना तो उसके घर वाले कभी नहीं करने देंगे। नेहा की शादी टूटनी थी सो टूट गई, ठीक है। अभी क्या है उसमें, बीच में कहीं किसी का नाम आ रहा है, कहीं किसी का नाम आ रहा है, कहीं किसी का नाम आ रहा है, कहीं कोई साइड लेके खिसक ले रहा है, कहीं कोई खिसक ले रहा है। मतलब कोई भी किसी की साइड से बोलना नहीं चाह रहा क्योंकि दोनों गलत है यहाँ पर। छोड़ो यार, मैं इन लोगों के बारे में क्यों बात कर रही हूँ, मुझे पता नहीं। मैं इन लोगों के टॉपिक पे मतलब मैं यूट्यूब खोल रही हूँ, कुछ दिखे ना दिखे यूट्यूब पर इन लोगों की शक्ल सबसे पहले सामने आ रही है, सबसे पहले तो दिमाग वहीं जा रहा है बार बार। तो मैं यहाँ आई हूँ मेरा ब्लॉग लेके, मेरा जो वैष्णो देवी का ट्रिप था वो वाला ब्लॉग लेके। मतलब टोटल खर्चा वर्चा क्या कितना आया वो सब तो मुझे नहीं पता है, वो सारा कुछ हस्बैंड ने ही हैंडल किया था तो वो सब मुझे नहीं पता है। हम टोटल हमारी पूरी फैमिली गई हुई थी ट्रिप पर। तो कौन कौन था उस ट्रिप में वो मैं बता देती हूँ आपको। मेरे पापा, ठीक है, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे दोनों बच्चे और मेरे हस्बैंड की बड़ी वाली भाभी, उनके 2 बच्चे, और मेरी बड़ी वाली ननद, उनके 1 2 3 4 बच्चे, मेरी छोटी वाली ननद, उनके 1 2 3 बच्चे, और मेरा देवर, मेरी सास। तो टोटल 15 16 17 18 19 20 जन थे, ठीक है। 2 जन कम हो गए थे। मेरे हस्बैंड की छोटी वाली भाभी जो है वो कम हो गई थी, वो नहीं गई थी ट्रिप पर। एंड मोमेंट पे उन्होंने कैंसिल कर दिया था क्योंकि उनके हस्बैंड नहीं आ पाए थे, इसलिए उन्होंने कैंसिल कर दिया। बोला तुम सबके बच्चे हैं, तुम सब लोग अपने अपने बच्चों को देख लोगे, मेरे एक बच्चे को कौन देखेगा, ये सबसे ज्यादा परेशान करता है, चलता भी नहीं है पैदल बिल्कुल। तो मतलब इसलिए उन्होंने कैंसिल कर दिया कि अगर हस्बैंड आ रहे होते उनके तो वो देख लेते थोड़ा सा। लेकिन यार फिर भी देख ही लेता कोई ना कोई, इतने सारे बच्चे थे यार, हो जाता चल जाता। लेकिन फिर भी हो गया कैंसिल तो हो गया। फिर हम लोग सब लोग गए थे ट्रिप पर। तो मतलब हम लोगों ने अहमदाबाद से डायरेक्ट कटरा के लिए ट्रेन बुक किया था, जो डायरेक्ट अहमदाबाद टू कटरा जा रही है। उसमें हम लोगों ने रिजर्वेशन कराया हुआ था। तो मतलब सारा कुछ जो है हैंडल किसने किया था, टिकट्स वगैरह सारा कुछ किसने कराया था क्या है, मेरे बड़े वाले नंदोई जी ने कराया था, बड़े वाले जीजा जी ने सारा कुछ कराया था उन्होंने। क्योंकि फौजी आदमी है, फौजी आदमी के पास आप लोग जरा समझ सकते हो इतना भी टाइम नहीं रहता कि वो अपनी खुद की भी टिकट कर ले।
मेरे हस्बैंड के पास तो नहीं रहता, वो अपनी खुद की भी टिकट नहीं करते कभी भी। देवर को बोलेंगे, मेरे भाई को बोलेंगे, या फिर जिया जी को बोलेंगे, किसी को भी बोल देते कि प्लीज़ मेरी इस डेट की मेरी इतनी टिकट कर देना, इस डेट की मेरी इतनी टिकट कर देना। तो सारा जो है सारा कुछ टिकट्स वगैरह जाने का आने का उधर से सारा कुछ जीजा जी ने किया था। उसके बाद हम जब वापस आ गए यहाँ पर, उसके बाद मेरे हस्बैंड ने जो है वो सारे पैसे जीजा जी को दे दिए कि जीजा जी ट्रिप तो मैं लेके गया था आप लोगों को, आपसे मैं कैसे पैसे ले सकता हूँ। ये यार ऑब्वियस सी बात है, अभी नंदोई जी से कैसे पैसे ले सकते हैं हम लोग, है ना। तो वो चीज़ ठीक है, चलो चल जाता है। तो जिया जी बोले नहीं यार ऐसे अच्छा नहीं लगता, सारा बर्डन तुम्हारे ऊपर पड़ रहा है। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कोई बात नहीं जिया जी, नेक्स्ट टाइम आप कोई सी ट्रिप प्लान कर लेना, तब मुझे ले चलना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये तो हंसी मजाक चलता रहता है। आगे बताते हैं। हम लोगों ने बुक किया था स्लीपर क्लास में, क्योंकि एसी में यार, एसी में अगर बुक करेगा एक जन तो बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ जाता है एक जन पे, बहुत ज़्यादा। करने को कर भी सकते थे यार, 4-5 जन होते तो आराम तो कर लेते, लेकिन फिर जिया जी बोले कि इतने सारे लोग हैं, सुनू तो रहने दे, इतना मतलब बहुत ज़्यादा तेरे ऊपर लोड पड़ जाएगा। तो हम लोगों ने स्लीपर क्लास में ही बुक किया था। अच्छा था, सभी लोग एक साथ मतलब गए, इतना ज़्यादा मतलब ना गर्मी थी ना ठंडी थी, तो अच्छा सा मौसम था, तो आराम से चले गए हम लोग और पहुंच गए आराम से। फिर हम लोग वहाँ पहुंचे हैं रात में 10 बजे करीबन, कटरा। तो वहाँ पर जाकर हमने किया है होटल बुक। होटल हम लोगों को पड़ा था 200 रुपये पर पर्सन, 200 रुपये पर पर्सन। तो हम लोगों ने 1 2 3 4 रूम बुक किए थे। तो एक रूम में हम थे 1 2 3 4 लोग, और एक रूम में बड़े वाले जिया जी दीदी उनके चारों बच्चे, एक रूम में छोटी वाली दीदी और उनके बच्चे, और एक रूम में था मेरे देवर, मेरे पापा, मेरी सास। तो इतने लोग थे, ठीक है। तो मतलब ऐसे करके हो गया था। अभी आप लोग हिसाब किताब लगा लीजिएगा अपने आप ही कितना क्या पड़ा होगा। तो मतलब ऐसे करके पड़ गया था। बच्चों का नहीं लिया था उन लोगों ने, हाँ 10 साल से जो ऊपर बच्चे थे उन लोगों का लगा, उनका लगा था केवल। तो 10 साल से जो ऊपर थे वो थे 2 लड़कियां बड़ी वाली दीदी की, एक लड़की छोटी वाली दीदी की, एक लड़की मेरी बड़ी वाली भाभी की, बस ऐसे करके हो गया था। तो इन लोगों का लगा था चार्ज जो है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे सुबह ही नहा धोकर निकल लिए थे कटरा से ऊपर वैष्णो देवी की चढ़ाई के लिए। तो वैष्णो देवी की जो चढ़ाई थी वो मैंने तो पैदल ही गई, मैं नहीं झूठ बोलूँगी, लगभग सभी पैदल गए, कोई भी किसी से नहीं गया, घोड़ा गाड़ी वगैरह किसी ने कुछ नहीं किया। हम लोगों ने एक स्ट्रॉलर लिया था अक्षु के लिए, जो कि रेंटेड पे था। अभी मैं यहाँ पर ये चीज़ सजेस्ट करूँगी आप लोगों को कि अगर आप स्ट्रॉलर ले रहे हो तो रेंट वाला बिल्कुल मत लेना, क्योंकि आपको खुद को धक्का मारना पड़ेगा उसको, और उसको धक्का मारने में भी हालत ख़राब हो जाती है बहुत बुरी तरह से। मेरे पापा ने धक्का मारा था, और जो दीदियों के बच्चे थे वो लोग धक्का मरवा रहे थे बार बार, कहीं जीजा जी धक्का मार रहे थे, कहीं कोई धक्का मार रहा था, तो सबकी हालत खराब हो गई थी। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि स्ट्रॉलर अगर आप लोग लें तो स्ट्रॉलर जो लोग वहाँ चलाते हैं वो लोग लेते हैं शायद 500 रुपीज़ नीचे से कटरा से और अर्धकुंवारी तक का, शायद मुझे याद भी नहीं है अभी अच्छे से, या पूरा भवन तक का मुझे नहीं, भवन तक का नहीं है शायद, अर्धकुंवारी तक का सिर्फ 500 है, और भवन तक अगर आप जाते हैं तो आपको और 500 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ठीक है। तो और रेंट वाला अगर आप लेते हैं तो वो आपको 300 में ही पड़ जाएगा। 300 में आपको लेके जाना है, लेके आना है ऊपर से। तो लेके आना तो आसान है, लेके जाना मुश्किल है। अगर आपके पास सामान भी ज़्यादा है तो आप उसमें सामान भी रखवा सकते हो, वो रख सकता है जो लेके जा रहा है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि उसी को लेके जाएं आप लोग। थोड़ा पैसा लगेगा लेकिन आप लोगों का जो थकने वाला वो है वो बच जाएगा, यही सजेस्ट करूँगी मैं। और दूसरी चीज़, मेरी जो सास है वो पालकी में गई थी, क्योंकि वो बड़ी बुढ़ियाँ भी आप लोग समझ सकते हो पैदल नहीं चल सकती, तो उनके लिए पालकी बुक किया था हमने। पालकी सा था शायद 3600 का, 3600 जाने का, वो भी सिर्फ अर्धकुंवारी तक का। अर्धकुंवारी से ऊपर फिर वो गई थी शायद वैन से, वैन का कितना लगा था वो मुझे नहीं पता है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलते हैं ना वो वाला, वहाँ से। तो उसका कितना लगा था वो मुझे किसी ने बताया नहीं, ना मुझे पता है उसका, तो उसका आप लोग पता कर लीजिएगा। और बाकी हम लोग सब लोग पैदल गए थे, हंसते गाते नाचते गाते हुए। फिर वहाँ से लौट के भी ऐसे आए। और जो अर्धकुंवारी पर आप जब पहुँचो ना, तो पहुँचते ही अपनी बुकिंग कर दो अर्धकुंवारी की, क्योंकि अर्धकुंवारी पे नंबर आता है पूरे 24 घंटे या 24 घंटे के बाद। तो हम ऊपर भवन के, भैरव बाबा के भवन के हम लोगों ने दर्शन किए, रात में ही हम लोग भवन पे पहुंच गए हैं। तो हम लोग क्योंकि रुकते रुकाते गए थे तो भवन पे हम लोग पहुंच गए थे। भवन के दर्शन हम लोगों ने कर लिए थे 9 बजे, 9-10 बजे करीबन तक हम लोगों ने भवन पे माता रानी के दर्शन कर लिए थे। उसके बाद हम रुक गए थे वहाँ पर, जो एक दुर्गा भवन है, दुर्गा भवन जो वो है, मतलब उसको क्या बोलते हैं अभी मुझे याद नहीं आ रहा, बिल्कुल भी दिमाग में नहीं आ रहा अभी। धर्मशाला टाइप की जो बनी हुई हैं, वहाँ पर हम लोग रुक गए थे। ब्लैंकेट्स वगैरह ले लिए थे बिछा के बच्चे वगैरह, क्योंकि बच्चे रात होते ही सो गए थे, क्योंकि सारे बच्चे भी हंसते खेलते नाचते गाते हुए चढ़ते हुए गए थे, तो सब बच्चे थक गए थे, सबके सब रात में ऐसे सो गए एकदम बेहोश हो गए बच्चे। तो अक्षु केवल खेलता रहा है, क्योंकि अक्षु बैठ के गया था तो उसको मजा आया है। लक्ष्य एकदम लेटते ही सो गया है, क्योंकि लक्ष्य पैदल ही चढ़ के गया है, पैदल ही उतर के आया है। उतर के आने के बाद उसको 2 दिन फीवर आया है। और मुझे तो मेरी तो मतलब ऐसा था कि मेरी तबीयत ही खराब थी, मेरी करवा चौथ से ही तबीयत खराब थी बहुत ज़्यादा, तो मुझे चढ़ते हुए भी फीवर आ रहा था, मतलब मैं दवाई खा के चल रही थी, और उतरते टाइम भी मुझे फीवर था। मैं दवाई मतलब फीवर की दवाई मैं खाते हुए ही चढ़ी हूँ, खाते हुए ही उतरी हूँ। लौट के आके जब अहमदाबाद वापस आ गए हैं,
तभी मैंने दवाई ली है और मतलब ट्रीटमेंट कराया कि क्यों इतना फीवर आ रहा है। उसके बाद थकान की वजह से और ज़्यादा फीवर वगैरह आ रहा था। लौट के आने के बाद भी बहुत ज़्यादा फीवर आया है मुझे। तो वही सब था। और उसके बाद हम मॉर्निंग में सुबह में निकले हैं 6 बजे भैरव बाबा के दर्शन के लिए। तो भैरव बाबा के दर्शन हम लोगों ने कर लिए 12-1 बजे करीब। फिर वहाँ से हम उतर के आ गए हैं अर्धकुंवारी पर। अर्धकुंवारी पर हम पहुँच गए थे 2 बजे, नहीं 1 बजे हम अर्धकुंवारी वापस उतर आए थे, क्योंकि उतरने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, चढ़ने में बहुत टाइम लगता है। तो हम उतर के आ गए थे अर्धकुंवारी पर। फिर हमें बैठा रहना पड़ा है काफ़ी देर तक। अर्धकुंवारी पर हमारा नंबर आया है रात में 8, 9, साढ़े 9, 9, साढ़े 9 नहीं 10 बजे करीबन, 9, साढ़े 9 बजे करीबन, 9, साढ़े 9 बजे करीब नंबर आया। फिर हम गए हैं उसमें, क्योंकि वो गुफा बहुत छोटी सी है तो उसमें एक जन ही जा सकता है। तो उसमें बहुत देर में मतलब निकल पा रहे थे उसमें से। तो वहाँ से 12 बजे दर्शन करके हम लोग लौटे हैं। फिर अर्धकुंवारी पर हम लोग रुके हैं। जो अभी मैंने क्या बोला था यार, मैं फिर से भूल गई। जो पहले बोला था वही था, हाँ। उसी में हम लोगों ने फिर से ब्लैंकेट्स वगैरह लिए, उसी में फिर से आराम किया। और वहाँ से फिर हम लोग सुबह में निकल गए हैं वहाँ से। और इसमें मेन एक चीज़ क्या हुआ हम लोगों के साथ में, वो चीज़ मतलब बहुत डरावनी थी एक तरीके से। मेरे पापा के साथ स्ट्रॉलर पे था लक्ष्य भैरव बाबा से उतरते टाइम। पापा और लक्ष्य आगे आ रहे थे। पापा को पता ही नहीं था कि हम लोगों ने ना अर्धकुंवारी का भी टिकट लिया है। हालांकि मैंने बताया भी था कि पापा आप अर्धकुंवारी पर रुकना, मैं आ जाऊँ उसके बाद ही आप जाना, क्योंकि पापा बोल रहे थे हम सीधे होटल जाएंगे, हम नहीं रुकेंगे अर्धकुंवारी पे, हम बहुत थक गए हैं, ऐसे बोल रहे थे। तो मैंने बोला मैं आ जाऊँ अर्धकुंवारी पर, मैं पहुंच जाऊँ उसके बाद ही आप जाना। लेकिन पापा ने शायद सुना नहीं है, सुनने में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, क्या हुआ मुझे नहीं पता है। तो मेरी जो बड़ी वाली ननद है वो जल्दी पहुंच गई थी, क्योंकि वो सीढ़ियां उतरते हुए आ रही थी जल्दी। पता नहीं क्या यार, वो थकी नहीं रही थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। मैं तो बुरी तरह थक गई थी, क्योंकि शायद मुझे फीवर भी था, इसलिए मैं थक रही थी बार। तो वो पहुंच गई हैं, उनको पापा ने बोल दिया है, तो उनको पापा ने बोल दिया और वो आ गए नीचे। ठीक है, वो उतरने लगे मतलब। फिर हम लोग पहुंचे तो मतलब मेरी ननद ने सुना नहीं है क्या हुआ, मुझे नहीं पता क्या हुआ। लेकिन वो बोलती है कि ये तुम्हारे पापा यहीं गए हैं, वॉशरूम करने गए हैं अभी, लक्ष्य को भी लेके गए हैं उसको। तो वो भी आ रहे होंगे। तो हम लोग काफी देर तक देखते रहे, अभी आ रहे अभी तक नहीं आए। फिर यार मुझे टेंशन होने लगी, मैं कि क्या है, पापा थक भी बहुत गए थे। मुझे टेंशन इसकी नहीं थी कि खो जाएंगे या क्या है क्या नहीं है, लक्ष्य खो जाएगा या क्या हो जाएगा क्या नहीं। मुझे ये था कि पापा को मतलब अगर कुछ पापा की तबीयत अगर खराब हो जाएगी तो लक्ष्य भी परेशान हो जाएगा, लक्ष्य भी इधर उधर हो जाएगा, रोएगा पूरी तरह से। मतलब मुझे पापा के साथ अगर लक्ष्य है तो लक्ष्य सेफ है, इतना मुझे पता था। पापा लक्ष्य सेफ है, क्योंकि अगर लक्ष्य इधर उधर हुआ होता तो अनाउंसमेंट हो जाती, सब जगह पुलिस वाले पकड़ लेते, कॉल आ जाता, अनाउंसमेंट हो जाती तुरंत। क्योंकि पापा बाणगंगा तक नहीं पहुंच पाए थे। मेन जो अनाउंसमेंट सेंटर है वो बाणगंगा पे है, उसके बाद जो है वो अर्धकुंवारी पर है, उसके बाद सीधा डायरेक्ट भवन पर है जो अनाउंसमेंट सेंटर होता है। ठीक है, तो मैंने अनाउंस करवाया एक बार, जो अपने को आईडी देते हैं वो लोग, ट्रैकिंग आईडी, उसमें एक ट्रैकिंग आईडी होता है, उसमें चिप लगा होता है, तो वो ट्रैक करता रहता है कि बंदा कहाँ पर है। और उस दिन हुआ क्या कि 1 बजे हम लोग अर्धकुंवारी आए और 1 बजे लाइट चली गई है। लाइट आई है फिर वो 4 बजे और 4 बजे तक पापा बाणगंगा नहीं पहुंचे। तो वो लास्ट लोकेशन पापा की जो दिखा रहा था वो अर्धकुंवारी ही दिखा रहा था। और लक्ष्य ने अपना जो आई कार्ड है वो पहना ही नहीं था। मतलब अगर वो गले में डला है तो ही वो लोकेशन दिखा रहा है, अगर वो गले में नहीं है तो वो लोकेशन नहीं दिखाएगा। तो लक्ष्य ने केवल पहना था वो कटरा में, जब हमें वो मिला था। तो वो मतलब उसी दिन की लोकेशन दिखा रहा था कटरा की। अब हम लोग बड़े चक्कर में पड़े कि लक्ष्य कटरा में है, पापा अर्धकुंवारी पर है, तो ये हुआ क्या है, आखिर कैसे पहुंचे, ऐसा हुआ कैसे। मैं कि लक्ष्य अगर कटरा में पहुंचा होता, अकेला अगर गया होता तो बाणगंगा में उसको वो लोग पकड़ लेते, नहीं आगे जाने देते, अनाउंसमेंट करते या कुछ भी करते, क्योंकि उसमें हम लोगों का आधार कार्ड भी लगा होता है और आधार कार्ड स्कैन होने से पता चल जाता है कि ये बच्चा किसका है। तो वो लोग वहाँ पे अनाउंस कर देते। तो हम लोग बड़े चक्कर में पड़े कि कहाँ है कहाँ नहीं है। फिर हमने अर्धकुंवारी पे ही अनाउंसमेंट करवाया, बार बार करवाया। उसके बाद जब पापा ने शायद अनाउंसमेंट सुना होगा तो पापा आगे बढ़े हैं बाणगंगा की तरफ। मतलब पापा एक जगह पर रुक गए थे कि शायद हम लोग ऊपर से आ रहे हैं, जहाँ से हम लोगों ने स्ट्रॉलर वगैरह लिया था वहाँ पे पापा रुक गए थे कि यहाँ पर शायद हम लोग आ जाएंगे तभी चलेंगे आगे। तो पापा ने जब अनाउंसमेंट सुनी है तो वो आगे की तरफ बढ़े हैं बाणगंगा अनाउंसमेंट सेंटर की तरफ। तो वहाँ से फिर हम लोगों को कॉल आया है कि जितेंद्र राजपूत जी और मिसेस कोमल राजपूत जी, आप लोग टेंशन ना लें, आपके फादर जो है और आपका बच्चा सेफ है, यहाँ बाणगंगा पर पहुंच गए हैं वो लोग। तब हम लोगों को थोड़ी तसल्ली मिली कि चलो शुक्र है। मतलब मुझे मेन चीज ये था कि पापा अगर सेफ हैं तो लक्ष्य भी सेफ है। पापा को अगर कुछ हुआ है तो दोनों को कुछ ना कुछ हुआ है। मेरे दिमाग में बस मेन यही आ रहा था कि कहीं चक्कर वक्कर ना आ गया हो, कहीं गिर ना गए हो, कहीं कुछ ये ना आ गया हो। लेकिन ऐसी टेंशन लेने की कुछ भी जरूरत नहीं है यार। इतनी बड़ी बड़ी जाली लगी हुई है ऊपर, मतलब इतनी बड़ी बड़ी जाली लगी हुई है कि 7 फीट का इंसान भी नहीं लुढ़क सकता कहीं से भी। तो ये टेंशन बिल्कुल भी आप लोग अपने दिमाग में मत लाना अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो। मेरे दिमाग में बार बार आ रहा था। और मेरे घर वाले, मेरी ननद, ये सब लोग क्या बोल रहे थे कि बस पापा की चिंता है, लड़के की तो चिंता है ही नहीं। तो भाई पापा की चिंता क्यों थी वो शायद आप लोगों को ये ब्लॉग देख के समझ में आ जाएगा। उस टाइम में नहीं समझा पाई आप लोगों को, क्योंकि मुझे ये चीज़ पक्की पता थी कि अगर लक्ष्य पापा के साथ है तो सेफ है। अगर लक्ष्य पापा से अलग हुआ है, मतलब ये चीज़ भी आ रही थी दिमाग में कि अगर अलग भी हुए होते दोनों तो भी अनाउंस हो जाता, पता चल जाता कि ये लड़का मतलब यहाँ घूम रहा है अकेला। तो मुझे ये था कि लक्ष्य है तो पापा के ही साथ और लक्ष्य सेफ है, बस मुझे पापा का पता चल जाए कैसे भी। तो बस जब तक वो मतलब बाणगंगा नहीं पहुंचते तब तक पता ही नहीं चल पाता, क्योंकि अनाउंसमेंट सेंटर तो वहीं पर था। तो जब पापा ने अनाउंसमेंट सुनी है तो वो आगे की तरफ बढ़े हैं बाणगंगा की तरफ। वहाँ पे जाके फिर उन्होंने बता दिया है कि हम ठीक है, हम सेफ हैं, हम यहाँ पर हैं, अब हम होटल जा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है आप लोग होटल जाइए, हम लोग को ये चीज़ 8 बजे पता चली है। 8 बजे हम लोग को ये चीज़ पता चली है। तब तक हम लोग जो घूम के ढूंढ के अर्धकुंवारी की हालत खराब हुई थी, वो क्या ही बताएं यार, नहीं बता सकते। बहुत ज़्यादा टफ टाइम था वो, ना रोते बन रहा था, ना ढूंढते बन रहा था, ना कुछ हो रहा था। मतलब बहुत ज़्यादा थक गए थे हम लोग।
तो जब पता चला है तब जाके थोड़ा रिलैक्स हुआ है। उसके तुरंत ही बाद हम लोग देखते हैं कि हमारा अर्धकुमारी पर नंबर आ गया है। तो मैंने कहा अब चलो जल्दी, अब अर्धकुमारी पर चलो जल्दी और दर्शन करके फिर नीचे की तरफ चलते हैं। मतलब दर्शन कर लिए, मैं तो रेडी थी नीचे जाने के लिए, लेकिन कोई गया ही नहीं नीचे, ना किसी ने मुझे जाने दिया कि नहीं यहाँ आराम करो, अभी सुबह चलेंगे। मतलब मैं आप लोगों को मेन चीज़ ये बोलना चाहूँगी कि जगह जगह पर रुक के आराम नहीं करना है। आराम अगर आप लोगों ने कर लिया, तो दूसरे दिन आपके उतने ही डबल पैर काम नहीं करेंगे। मतलब पैर जो भी सीधे सीधे चल रहे हैं ना, फिर ऐसे लचक ले लेके चलेंगे वो पैर जो सीधे सीधे चल रहे हैं ना, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे मुड़ेंगे पैर। तो वही चीज़ मेरे साथ हो रही थी, मेरे साथ, सभी के साथ हो रही थी। बाकी चलते रहे हम लोग। फिर सुबह में हम लोग निकले हैं आराम से, 10-11 बजे हम लोग होटल पहुँच गए हैं। होटल पहुँच के हम लोगों ने आराम किया है। उसके बाद हम लोग दूसरे दिन वापस निकले हैं वहाँ से। तो बस ये था, बस मैं यही बताना चाहूँगी कि अगर कोई भी इधर उधर हो जाता है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। जो वो लोग आई कार्ड देते हैं वो हमारे आधार कार्ड से कनेक्टेड होता है, जिसमें सारी डिटेल्स होती हैं। और आधार उसको मतलब आई कार्ड को पहन के रखना है। अगर छोटा बच्चा भी है या कोई भी है, आपको उसको पहना के रखना है, गले में डाल के रखना है, ठीक है। अगर वो गले में नहीं होगा तो आप लोग ट्रैक नहीं हो पाएंगे कि आप लोग कहाँ पर हैं। तो वो चीज़ पहना के रखनी है बच्चों को, और बड़ों को भी पहन के रखनी है। तो वो चीज़ सबसे अच्छी लगी, सबसे बेस्ट लगी, सबसे बेस्ट काम है ये कि हाँ, मतलब जो गवर्नमेंट ने सबसे अच्छा काम किया है वो यही किया है कि बेस्ट है। ट्रैक हो जाता है आदमी कहाँ पर है, कौन कहाँ पर है, मतलब टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी। तो चलो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आगे जो ब्लॉग्स आएंगे उनको शेयर करूंगी, उनमें दिखाएंगे कैसे हम लोग चढ़े, कैसे हम लोग कहाँ पर, मतलब कहाँ पर रुके, क्या रुके, वो सब तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। मैंने कहा अभी बस जहाँ रुक रहे थे वहाँ लेट के सीधा सो जा रहे थे, रिकॉर्ड करने वाली हालत थी ही नहीं। और चार्जिंग पॉइंट केवल अर्धकुमारी पर है, अर्धकुमारी से डायरेक्ट फिर भवन पर है। तो फोन में चार्जिंग भी बार बार खत्म हो जा रही थी, बिना यूज़ किए बिना कुछ किए चार्जिंग खत्म हो रही थी। अगर हम वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो चार्जिंग जो है वो तुरंत जा रही थी। इस वजह से मैंने कहाँ कहाँ हम रुके थे वो चीज़ हम लोगों ने रिकॉर्ड नहीं कर पाई। मुझे भवन का याद है, भवन पर हम लोग रुके थे, दुर्गा भवन पर, वो याद है मुझे। और अर्धकुमारी पर भी हम वही, वो एक मतलब ऐसा ही भवन, ऐसा ही दुर्गा भवन टाइप का ही था, उसी में रुके थे हम लोग वहाँ पर भी। तो वो चीज़ सबसे अच्छी थी। और बाकी अर्धकुमारी का ठीक है, जैसा है अच्छा रहा, ट्रिप अच्छा था। बाकी आप लोग ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा जो मैंने बताए हैं। बाकी थैंक यू एवरीवन, जय माता दी।